तो चलो बच्चों, हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं तो आपको पता है कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग। तो चलो बच्चों, हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं तो आपको पता है कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का ये सिलेबस स्टार्ट है। और इसमें जो सबसे पहला जो चैप्टर आता है या यूं कहिए कि पहली जो यूनिट आती है उस यूनिट का नाम है लीवर एंड सिंपल मशीन। ये यूनिट में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे? इस यूनिट में एक्चुअली में 5 से 6 चैप्टर आते हैं, जैसे कि फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना होगा, लीवर के बारे में पढ़ना होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन पढ़नी होगी, टाइप्स ऑफ मशीन पढ़नी होगी, इसके अलावा बेल्ट ड्राइव हो गया, गियर ड्राइव हो गया। टोटल हम लोगों को ये 6 चैप्टर पढ़ने होते हैं लीवर और सिंपल मशीन में, है ना। तो ये हमारा यूनिट 1 है, मैंने पहले ही बता रहा था। इस तरह से आपके 11 यूनिट है जिनको हमें कंप्लीट करना है। तो आज का हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ये पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है फ्रिक्शन, हिंदी में बोलते हैं घर्षण। स्टार्ट करते हैं बच्चा। तो सबसे पहली जो आपको हेडिंग समझनी है, कॉपी में डालते रहिएगा। हम लोग रियले जो कोर्स आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का है ना, इसे ऐसा कुछ रखेंगे ना कि चाहे वो हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट हो या फिर इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट हो, हर एक को बात समझ में आनी चाहिए, है ना। और कोशिश करेंगे कि हम लोग आपके नोट्स भी तैयार कराते जाए। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने हेडिंग भी यानी इसकी जो डेफिनेशन है वो भी लिख के लाया हूँ। बट डेफिनेशन पे हम लोग शुरुआत में ध्यान कभी नहीं देंगे, हम लोग हमेशा पहले उसको समझेंगे फिर ध्यान देंगे, ठीक है। तो पहली आपको जो हेडिंग डालनी है अपनी कॉपी में वो डालनी है, ध्यान रखना, फ्रिक्शन। तो आप सब लोग कॉपी खोलिए और सबसे पहली जो हेडिंग डालिए वो डालिए घर्षण, और इंग्लिश मीडियम वाले डालेंगे इसको फ्रिक्शन, इंग्लिश मीडियम वाले डालेंगे फ्रिक्शन। ये आपकी सबसे पहली हेडिंग हो जाएगी। जब भी कभी हम लोग देखो बात करते हैं फ्रिक्शन की, भाई आखिरकार फ्रिक्शन होता क्या है, तो मन में केवल एक ही प्रश्न आता है, घर्षण का मतलब ये होता है कि सर देखो 2 सतहें होनी चाहिए। अगर 2 सतहें नहीं है तो फ्रिक्शन कहां से? बताइए, मेरा एक सिंगल हाथ होता तो क्या फ्रिक्शन हो जाएगा? क्या नहीं। फ्रिक्शन के लिए हमेशा 2 सतहों का जुड़ना जरूरी है और उनका आपस में घिसना भी जरूरी है। 2 सतहों का जुड़ना और आपस में घिसना जरूरी है। जब तक वो सतह जुड़ेंगे नहीं और आपस में घिसेंगे नहीं तब तक फ्रिक्शन नहीं आ सकता। ओके, तो इसीलिए मैंने देखिए क्या किया, इसीलिए यहां पर मैंने अपनी तरफ से एक सरफेस बना के आपको दिखाई। मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक ऐसी सरफेस है सर, ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बना के दिखाई, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ओके, तो मैंने आपके सामने देखिए एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बना के दिखाई है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, हम लोग इसको सीधा भी कर लेंगे। देखो बड़ा भी होता जा रहा है, चलो कोई नहीं, मैं दोबारा से खींच देता हूं, है ना। तो ये मेरे सामने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस हो रही, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो रही। और इस क्षैतिज सतह पर अगर मैं अपनी तरफ से कोई भी ब्लॉक रख दूं, किसी तरह का कोई पिंड रख दिया मैंने, है ना, तो ये जो पिंड मैंने इस क्षैतिज सतह पर रखा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो क्षैतिज सतह है ये खुरदरी है। खुरदरी को इंग्लिश में बोलते हैं रफ। मैं मान लेता हूं कि ये जो क्षैतिज सतह है ये खुरदरी है, मतलब ये कैसी है सर? ये रफ है, ठीक है, ये रफ है। तो रफ क्षैतिज सतह मैंने मान लिया, और ऐसा मान लेते हैं कि इस रफ क्षैतिज सतह का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m है। इसलिए देखो नीचे की ओर एक फोर्स काम करता है जिसका नाम होता है mg। जैसे नीचे की ओर एक फोर्स mg काम करेगा तो कन्फर्म ऊपर की ओर एक रिएक्शन फोर्स r काम करेगा। अगर मैं पूछूं ये r को कहते क्या है, तो आप सीधा सीधा कहना इस R का मतलब होता है अवलंब प्रतिक्रिया। अगर मैं पूछूं ये R क्या है तो आप सीधा सीधा बोलिए सर R का मतलब होता है अवलंब प्रतिक्रिया, या फिर आप इसको नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हो। क्या बोलते हो? नॉर्मल रिएक्शन। बट होता क्या है कि अगर ये बॉडी स्थिर अवस्था में है तब तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको खींचने के लिए, इसको चलाने के लिए आगे की ओर एक फोर्स लगाएंगे, इसको चलाने के लिए आगे की ओर क्या करेंगे? एक फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स लगाने के बाद होता क्या है, पीछे साइड एक बल उत्पन्न हो जाता है, और पीछे साइड एक बल उत्पन्न हो जाता है। ध्यान रखना, इसी बल का नाम क्या होता है सर? इसी बल का नाम होता है घर्षण बल, है ना। तो पीछे साइड एक बल उत्पन्न हो जाता है, ध्यान रखना, इसका नाम होता है घर्षण बल। अब प्रश्न ये आता है कि सर ये घर्षण बल की दिशा
और घर्षण बल का मान कैसे डिसाइड हो। हाँ, और दूसरा बात ये कि घर्षण बल आया किस वजह से, घर्षण बल आया किस वजह से, तो इस बात की चर्चा करते हैं, है ना। तो पहले मैं आपको पूरी परिभाषा बताता हूं, पूरी डेफिनेशन समझाता हूं ताकि आप कॉपी में नोट डाउन भी कर सके। तो परिभाषा ये होती है कि जब कोई पिंड किसी सतह पर फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है, मतलब ये आगे चलना चाहता था, मैंने बल लगाया, तो पिंड और समतल के मध्य एक ऐसा बल उत्पन्न होता है। एक्चुअली में ये जो बल होता है ना, ये स्पर्श रेखीय बल होता है। एक ऐसा बल उत्पन्न होता है जो उसके सापेक्ष गति का विरोध करता है, रिलेटिव मोशन का विरोध करता है, और इसी विरोधी बल को क्या कहते हैं सर, इसी विरोधी बल को बोला जाता है घर्षण बल। तो याद रखिएगा बच्चा, जब भी आप आगे की ओर एक फोर्स लगाते हो तो पीछे की ओर एक बल उत्पन्न हो जाता है, और इसी बल का नाम क्या है, इसी विरोधी बल का नाम क्या है सर, इसी को हम बोलते हैं घर्षण बल। तो आपसे पूछे कोई कि ये Fs जो लगा है सर, ये Fs क्या है, तो आप सीधा सीधा कहना कि सर Fs है मेरा घर्षण बल। ओके, अब प्रश्न ये आता है कि ये घर्षण बल आया किस वजह से। सवाल ये कि घर्षण बल आया किस वजह से। अब इस बात को पहले समझो। देखो, जैसे कि मैंने मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये सरफेस बनाई, हमेशा इस बात को याद रखना, जितनी भी सरफेस होती है वो भले ही आपको देखने में बड़ी चिकनी नजर आ रही हो, जैसे कि ये सरफेस है, ये सरफेस आपको देखने में बहुत चिकनी नजर आ रही है, एकदम चिकनी, बट वो एक्चुअल में चिकनी होती नहीं है। थोड़ी बहुत उसमें अनियमितताएं पाई जाती हैं, दैट मीन थोड़ी बहुत इर्रेगुलरिटी पाई जाती है, इस तरीके से अनियमितताएं होती हैं। ये जो अनियमितताएं हैं ना, इसी को हम लोग इर्रेगुलरिटी भी कहते हैं ना। और जब इसके ऊपर इस तरह से कोई पिंड रखा होता है ना, ऐसे कोई पिंड रखा होता है, तो पिंड में भी इस तरीके की अनियमितताएं होती हैं, और ये दोनों अनियमितताएं आपस में मिलकर एक कह सकते हो लॉक बना लेती हैं, है ना। मतलब ऊपर वाला दैट मीन्स पिंड का, और नीचे वाला मतलब सतह का। तो पिंड और सतह दोनों की ये जो अनियमितताएं हैं, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं अनियमितताएं, या फिर आपको इंग्लिश में लिखना हो तो इर्रेगुलरिटी लिख लीजिएगा। इर्रेगुलरिटी मतलब जो हमारा रेगुलरिटी है ना, इर्रेगुलरिटी है। तो ये जो अनियमितताएं हैं, ये दोनों आपस में मिलकर एक लॉट बना लेती हैं, एक प्रकार का लॉट बना लेती है, और इसी लॉट बनने की वजह से देखो ऐसे जुड़ गई, है ना। तो इसी लॉट के बनने की वजह से अगर बहुत थोड़ा सा फोर्स आप आगे की ओर लगाओगे तो बॉडी पीछे की ओर नहीं चलेगी। मान लीजिए इस लॉट को तोड़ने के लिए आवश्यक बल तुम्हें कितना चाहिए, मैं एक एग्जांपल तौर पे मान लेता हूं। ये जो लॉट बनाया, इस लॉट को तोड़ने के लिए जो बल चाहिए मैंने मान लिया वो 20 न्यूटन है। मतलब ये पिंड और सतह ने एक दूसरे के साथ इस तरीके से बॉन्डिंग बना ली, लॉट बना लिया, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इस लॉट को तोड़ने के लिए जो बल चाहिए वो कितना न्यूटन है, 20 न्यूटन। तो जब तक आप आगे की ओर 20 न्यूटन का बल नहीं लगाओगे, तब तक ये लॉट टूटेगा नहीं, और जब तक ये लॉट टूटेगा नहीं तब तक बॉडी आगे की ओर चलेगी नहीं। समझ पा रहा है ना। तो होता क्या है कि हम लोग 20 न्यूटन का बल लगाने के बाद तो लॉट टूटने की स्थिति में आता है, लेकिन आपने 15 न्यूटन लगाया, लॉट टूटेगा नहीं, हिलेगा नहीं। तो इसका मतलब आगे की ओर एक बल लगा रहे हो तो पीछे की ओर भी तो एक बल आ जाएगा, सीधी सी बात है यार। तो वही पीछे की ओर आने वाला बल जो आगे जाने का विरोध करता है सर, उसी बल का नाम क्या होता है सर, उसी बल का नाम होता है घर्षण बल, Fs। हालांकि घर्षण बल निकालते कैसे, घर्षण बल निकालने का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा म्यू इंटू आर। याद रखना, अभी थोड़ी देर के लिए बस ये समझ लो कि घर्षण बल निकालने का फॉर्मूला म्यू इंटू आर होता है। आर आपको पता चल चुका है क्या है, लेकिन अगर मैं पूछूं म्यू क्या है तो म्यू को हम लोग बोलते हैं घर्षण गुणांक। अगर मैं पूछूं म्यू क्या है तो सीधा सीधा आपको बोलना है कि म्यू का मतलब है मेरे भाई घर्षण गुणांक। क्लियर है ना। तो ये एक बेसिक था फ्रिक्शन का। मैं फिर से बता दूं आपको कि जब कोई पिंड किसी सतह पे चलता है
या फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है तो पीछे की ओर एक स्पर्श रेखी बल उत्पन्न हो जाता है, जिसको आप टेंजेंशियल फोर्स भी कहते हैं। स्पर्श रेखी बल उत्पन्न हो जाता है, बस इसी स्पर्श रेखी बल का नाम घर्षण बल है, जो कि मोशन का विरोध करता है या गति का विरोध करता है। फॉर्मूला क्या है? Fs बराबर म्यू इंटू आर होता है ना। और बाकी मैंने बताया लॉट तोड़ने के लिए अगर घर्षण बल का कोई कारण पूछे, अगर कोई पूछे कि घर्षण बल का बताइए रीजन क्या होता है, तो आपको सीधा सीधा बताना है घर्षण बल का रीजन अनियमितताएं होती हैं, इर्रेगुलरिटी होती है। लॉट को तोड़ने के लिए जितना बल चाहिए होगा वो हमारा अधिकतम घर्षण कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको परिभाषा समझ में आ रही होगी। आगे कुछ और पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, आगे कुछ और बढ़ते हैं। तो मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले एनालिसिस दिया ना, उसी एनालिसिस को हमें आगे बढ़ाते हुए ये सारे डायग्राम समझने हैं। बच्चे ये सारे डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान से सुनना। मैंने आप लोगों को थोड़ी बहुत चीजें बता रखी, जैसे कि आप सबको पता है कि जब कोई बॉडी नीचे किसी सरफेस में रखती है तो नीचे की ओर काम करता है mg, ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन r। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, जितनी भी मैंने डायग्राम बनाए हैं हर एक डायग्राम में नीचे की ओर mg और ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन r लगा देता हूं। नीचे की ओर mg, ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन r। सुनते रहना, बस आप सुनते रहिए, चीजें सीखते रहिए, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। नीचे की ओर mg, ऊपर की ओर r, नीचे की ओर mg, ऊपर की ओर r। क्लियर है? नीचे की ओर mg और ऊपर की ओर r। देखो, तो मैंने यहां पर देखिए ढेर सारे पॉइंट आपको बता दिए कि ये सारे डायग्राम है जिसमें नीचे की ओर mg, ऊपर की ओर r लगा दिया। फिर मैंने कहा कि देखो सर, अगर ये बॉडी सरफेस पे, सतह पे रखी है तो यहां पर डेफिनेटली एक लॉट जरूर बना होगा, एक लॉट जरूर बना होगा। तो एक काम करते हैं कि इसको आगे खिसकाने के लिए एक टर्म मानना पड़ेगा, वो टर्म होगा लॉट तोड़ने के लिए बल। तो मैं एक काम ऐसा भी कर लेता हूं कि ये जो सतह है इसमें लॉट तोड़ने के लिए जो बल की आवश्यकता है, उस बल का मान मैंने मान लीजिए थोड़ी देर के लिए माना 20 न्यूटन। कितना बल की आवश्यकता है? कह देना 20 न्यूटन के बल की आवश्यकता है लॉट तोड़ने के लिए। सर, लॉट तोड़ने के लिए 20 न्यूटन के बल की आवश्यकता है? मैंने यस, 20 न्यूटन के बल की आवश्यकता है। इसका मतलब यही तुम्हारा अधिकतम घर्षण है। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि अधिकतम घर्षण किसे माना जा सकता है, तो कह देना अधिकतम घर्षण उसी को माना जा सकता है जिसमें लॉट टूट जाए, यानी अधिकतम घर्षण हमारा कितने न्यूटन? 20 न्यूटन। ओके, तो सर 20 न्यूटन पे ये लॉट टूटेंगे, ये जो मैंने लॉट बनाया है ना, ये लॉट कितने न्यूटन पे टूटेंगे? सर ये लॉट टूटेंगे 20 न्यूटन पे। ठीक है, देखते। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये एनालिसिस बड़ा जरूरी है क्योंकि ये एनालिसिस बहुत खास है। मान लीजिए इस पिंड को मुझे आगे की ओर खींचना है, मुझे इस पिंड को आगे की ओर खींचना है। मैंने पहले जो बल लगाया वो 0 न्यूटन लगाया। कितने न्यूटन? 0 न्यूटन, मतलब कोई बल नहीं लगाया। तो बच्चा जब आगे की ओर कोई बल नहीं लगाया तो पीछे की ओर आने वाला घर्षण बल भी कितना होगा? 0। अरे आप खींच ही नहीं रहे, आगे की ओर कोई बल ही नहीं लगा तो पीछे की ओर घर्षण बल भी 0। ठीक है, वेरी गुड। अगले वाले डायग्राम में कहा कि चलो सर ताकत लगाना शुरू करते हैं, और आपने ताकत लगाया सिर्फ और सिर्फ 5 न्यूटन, सिर्फ 5 न्यूटन, मतलब सिर्फ ताकत लगाई 5 न्यूटन। तो मेरे भाई ये बताओ, अगर 5 न्यूटन की ताकत लगाओगे, जबकि लॉट तोड़ने के लिए कितना बल चाहिए? तो लॉट तोड़ने के लिए बल कितना मैंने मान रखा? 20 न्यूटन। तो एक निश्चित बल चाहिए होगा, सीधी बात है। तो लॉट तोड़ने के लिए मैंने बल मान रखा 20 न्यूटन, लेकिन तुमने ताकत लगाई 5 न्यूटन की, तो क्या ये लॉट टूट जाएंगे? क्या ये लॉट टूट जाएंगे? तो मेरे भाई आपका जवाब होगा सर लॉट नहीं टूटेंगे। तो क्या होगा? तो लॉट नहीं टूटेंगे तो क्या होने वाला है? पीछे की ओर अभी भी जो घर्षण बल है वो 5 न्यूटन का ही आएगा। भाई जैसे जैसे बल बढ़ा रहे हो वैसे वैसे घर्षण बल बढ़ता चला जाएगा, है ना। लेकिन बॉडी अभी चलेगी नहीं। बॉडी अभी कैसी है? सर बॉडी अभी भी, यहां पर भी बॉडी किस अवस्था में थी? सर यहां पर भी बॉडी स्थिर अवस्था में थी। यहां पर भी बॉडी किस अवस्था में है? सर यहां पर भी बॉडी स्थिर अवस्था में। चलो सर थोड़ी और ताकत लगाते हैं। इस बार एक काम करते हैं कि खींचने के लिए जो बल अप्लाई करते हैं वो 10 न्यूटन का अप्लाई कर देते हैं। कितने न्यूटन का? 10। ठीक है, लॉट तोड़ने के लिए तो 20 न्यूटन चाहिए। तो बताइए पीछे की ओर घर्षण बल कितना आ जाएगा? तो कहना पीछे की ओर जो घर्षण बल आ जाएगा, सर अभी भी वो घर्षण बल हमारा कितना आ जाएगा? सर वो 10 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि लॉट तो टूटेंगे ही नहीं।
तोड़ने के लिए 20। तो आप ये कहना चाह रहे हो मार साहब कि जैसे जैसे आप बल की वैल्यू को बढ़ाते चले जा रहे हो वैसे वैसे घर्षण बल बढ़ता चला जा रहा है। यस, मैं यही कहना चाह रहा हूं। अगर आपने बल को 15 न्यूटन कर दिया होता तो पीछे की ओर घर्षण बल भी कितना आता सर? पीछे की ओर घर्षण बल भी 15 ही न्यूटन आता। टोटल अभी 20 तक नहीं पहुंचे। फिर अगर आपने लगाए गए बल को 20 न्यूटन कर दिया होता, यस, अब ये वो कंडीशन आ रही। देखो यहां पर भी अभी बॉडी स्थिर हो रही, टोटल लॉट टूटेंगे नहीं। यहां पर भी बॉडी स्थिर हो रही, टोटल अभी लॉट टूटेंगे नहीं। समझ रहे हैं ना सब लोग? बट जैसे ही आप यालिट डायग्राम में आएंगे तो कहना लॉट तोड़ने के लिए अधिकतम बल कितना चाहिए? लॉट तोड़ने के लिए बल कितना चाहिए? 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन पे लॉट टूटेंगे तो जरूर, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, 20 न्यूटन पे लॉट तभी टूट सकते हैं जब लगाया गया फोर्स 20 न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा हो। यानी तुमने आगे की ओर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। पीछे की ओर इस बार भी घर्षण बल जो आएगा वो 20 न्यूटन आएगा। बट ये वो जो कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जिस पर पिंड चलने की स्थिति में है। ये वो कंडीशन है जिस पर पिंड चलने की स्थिति में है। चलेगा नहीं, पिंड रहेगा स्थिर, लेकिन चलने की स्थिति में होगा, जस्ट चलने वाला होगा। जैसे आपके घर में मेहमान वगैरह आते हैं, शाम के 5 बजे ट्रेन है, 4:30 बजे घर से निकलना है, तो 2 बजे 2:30 बजे नहीं जाएंगे, चाहे आप जितना भगा लो, लेकिन जैसे ही 4:30 बजेगा ट्रेन का समय, चले जाएंगे, है। तो ये भी पिंड स्थिर है, लेकिन ध्यान रखना ये वो कंडीशन होती है जिस पर पिंड चलने की स्थिति में होता है। इसे बोला जाता है सीमांत संतुलन की कंडीशन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लिमिटिंग फ्रैक्शन। ध्यान रखना इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिमिटिंग। देखो मैं हिंदी और इंग्लिश सब बताऊंगा, लेकिन कुछ काम आपको भी करना है। अब यहां जगह नहीं है लिमिटिंग फ्रैक्शन लिखने की, तो मैं बता रहा हूं ना कि यहां पर लिमिटिंग फ्रैक्शन बोलते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ सर, आप ये कहना चाह रहे हो, आप सर ये कहना चाह रहे हो कि जैसे जैसे आप आगे की ओर बल लगाते हो वैसे वैसे पीछे घर्षण बल बढ़ता जाता है, लेकिन एक निश्चित लिमिट तक घर्षण बल बढ़ता है। वो निश्चित लिमिट 20 न्यूटन है, या फिर आप कह सकते हो लॉट तोड़ने के लिए अधिकतम बल वो 20 न्यूटन है। फिर आगे क्या होगा? मुझे तो सर इसको चलाना था, तो मैंने कहा अगर भैया इसको चलाना चाहते हो तो एक काम करो, आगे की ओर 20 न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा बल लगा दीजिए। मान लीजिए मैंने 21 न्यूटन लगाया, तो 21 न्यूटन जैसे ही लगाओगे, या यूं कहिए कि 20 से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा, लॉट टूट चुके होंगे। ये जो लॉट आपने बनाए थे सर, ये लॉट टूट चुके होंगे, बॉडी आगे की ओर चल जाएगी। यानी ये वो कंडीशन है जैसे 21 न्यूटन लगाओगे बॉडी गति की अवस्था में आ जाएगी। कौन सी अवस्था में? गति की अवस्था में। सुनते ना? तो क्या पीछे की ओर घर्षण बल काम नहीं करेगा? मैंने कहा बिल्कुल काम करेगा। कितना काम करेगा? सोचने वाली बात है, कितना काम करेगा? क्या अभी भी 20 न्यूटन का घर्षण बल होगा? तो आपका सवाल होगा नहीं सर अब 20 न्यूटन का नहीं होगा। पता है क्यों? देखो मैं आपको बताऊं, जब ये बॉडी में 20 न्यूटन का बल लगाया, घर्षण बल 20 न्यूटन, लेकिन जैसे ही 21 न्यूटन का बल लगाया तो यहां पर जितनी भी तुम्हारी अनियमितताएं थी, यहां पर जितनी भी तुम्हारी इररेगुलरिटी थी, यहां पर जितनी भी तुम्हारी अनियमितताएं थी सर, वो अनियमितताएं इस बॉडी के चलने की वजह से टूट चुकी होंगी। अरे ऐसे ऐसे थी ना, हाँ, जो उभार थे, तो वो उभार इस बॉडी के चलने की वजह से टूट चुके होंगे, लॉट टूट चुका होगा, और जब लॉट टूट चुका होगा पीछे की ओर घर्षण बल थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। तो थोड़ा सा कम हो जाता है तो कितना हो जाएगा? मैंने कहा 20 न्यूटन देखो नहीं होगा, सीधी बात है। 20 न्यूटन से थोड़ा सा कम हो जाता है, मान लीजिए मैंने मान लिया 19 न्यूटन। बट ये जो कंडीशन हो रही है गति की अवस्था में हो रही है। गति की अवस्था में जो घर्षण बल काम करता है उसे बोला जाता है गतिज घर्षण। गतिज घर्षण इंग्लिश में काइनेटिक फ्रिक्शन। गति की अवस्था में जो घर्षण बल काम करता है उसको गतिज घर्षण कहते हैं, इंग्लिश में काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का मान देखो इस वाली अवस्था से। अब देखो ये लिमिटेड अवस्था थी, है ना, तो लिमिटेड अवस्था में जो घर्षण बल काम करता है उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग। तो आप देखिए ना, गतिज घर्षण का मान लिमिटिंग से थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि लॉट जो बने थे ना वो चलने के बाद टूट जाते, है ना। बाकी ये जो फ्रैक्शन है ये सब स्टैटिक फ्रैक्शन है।
क्योंकि बॉडी स्थिर थी, ये भी स्टेटेड, ये भी स्टेटेड, ये भी स्टेटेड। हालांकि लिमिटिंग फ्रैक्शन भी स्टेटेड फ्रैक्शन ही होता है, लिमिटिंग फ्रैक्शन भी स्टेटेड फ्रैक्शन होता है, बट अंतर इतना सा होता है कि स्टेटेड फ्रैक्शन का जो मैक्सिमम मान होता है स्टेटेड घर्षण का, स्टेटेड मतलब स्थिर, तो स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान लिमिटिंग फ्रैक्शन होता है ना। तो ये जो मैंने आपको एनालिसिस कराया ना, ये एनालिसिस आना बड़ा जरूरी है। मैं फिर से बता दूं आपको एनालिसिस कैसे बढ़ाना है, आपको यहां से यहां जाना है एनालिसिस में और फिर इस तरीके से एनालिसिस करना है। ओके, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपने पूरा ऑब्जर्वेशन किया, तो ऑब्जर्वेशन करने के बाद एक छोटी सी चीज आपको समझ में आई, छोटी सी चीज आपको यह समझ में आई कि भैया देखो जो घर्षण बल होता है ना, वो अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता है ना। आप देखिए घर्षण बल अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता है, कभी 0 भी था, कभी 20 भी था, आप 2.5 न्यूटन भी लगाते तो 2.5 न्यूटन भी हो जाता। इसलिए घर्षण बल को कई बार हम एक और नाम से भी जानते हैं, सर ये हमारा एक प्रकार का सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स होता है। सेल्फ एडजस्टेबल, सेल्फ एडजस्टेबल का मतलब यह है कि स्वयं ही अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट आपको यह याद रखना है घर्षण बल के बारे में कि जो घर्षण बल होता है सर, वो तभी आता है जब दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो या फिर दो सरफेस स्पर्श में हो, कांटेक्ट में हो। इसलिए घर्षण बल एक प्रकार का ध्यान रखना कांटेक्ट फोर्स भी होता है, क्योंकि बिना कांटेक्ट के कभी घर्षण बल काम नहीं करेगा। तो घर्षण बल एक प्रकार का कांटेक्ट फोर्स होता है, इस संपर्क बल, और सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स होता है। 2 पॉइंट मुझे समझ में आए, है ना। फिर से मैं बता दूं, घर्षण बल का मान लगाए गए बाह्य बल के बराबर होता है, इसे बोलते हैं बाह्य बल। घर्षण बल का मान लगाए गए बाह्य बल के बराबर होता है। जैसे जैसे बल का मान बढ़ाते हो वैसे वैसे घर्षण बल बढ़ेगा, परंतु एक निश्चित लिमिट तक बढ़ता है। उसी निश्चित लिमिट को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रैक्शन, उसी निश्चित लिमिट को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रैक्शन। और अगर आपने उस बल का मान लिमिटिंग से यानी 20 न्यूटन से ज्यादा कर दिया तो फिर घर्षण बल घटने भी लगता है और बॉडी गति की अवस्था में आ जाती है ना। और जब गति की अवस्था में आ जाएगी और उस समय जो घर्षण बल काम करेगा वो होगा काइनेटिक। काइनेटिक फ्रैक्शन हमेशा लिमिटिंग फ्रैक्शन से कम होता है, काइनेटिक फ्रैक्शन हमेशा लिमिटिंग फ्रैक्शन से कम होता है, ठीक है। अब सर लिमिटिंग फ्रैक्शन भी तो एक प्रकार का स्टैटिक फ्रैक्शन है, लिमिटिंग फ्रैक्शन भी एक प्रकार का क्या है सर, सर लिमिटिंग फ्रैक्शन भी एक प्रकार का स्टैटिक फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें भी तो बॉडी स्थिर अवस्था में थी। तो कई बार यहां लिमिटिंग ना देकर स्टैटिक दिया रहेगा, है ना। मैं स्टैटिक, लिमिटिंग इन सब का अभी हिंदी बताता हूं। वैसे लिमिटिंग की होती है हिंदी सीमांत घर्षण, स्टैटिक की हिंदी होती है स्थैतिक घर्षण, है ना। तो ध्यान रखना स्टैटिक फ्रैक्शन का मान लिमिटिंग के बराबर बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया। अब मैं आगे बताता हूं, इसके बाद बताता हूं घर्षण के प्रकार कि भाई मेरे घर्षण कितने तरह के होते हैं। जल्दी बताइए घर्षण कितने तरह के होते हैं, ये मुझे अब समझाना है ना। तो मैंने कहा कि सर देखो अभी अभी आपने पूरा क्लियर वैसे ही कर दिया घर्षण के प्रकार। तो घर्षण में 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार कौन सा होता है, स्थैतिक घर्षण। सबसे पहला प्रकार कौन सा होता है, स्थैतिक, जिसमें बॉडी स्थिर अवस्था में हो। दूसरा कौन सा होता है सर, दूसरा होता है सीमांत घर्षण, जिसमें बॉडी जस्ट चलने की स्थिति में हो, जस्ट चलने की स्थिति में हो। और तीसरा जो घर्षण होता है वो होता है गतिज घर्षण। गतिज घर्षण का मतलब होता है कि बॉडी जस्ट चल रही हो, तो इसमें बॉडी चलती है। मैं ये भी लिख दूं किसमें कौन सी अवस्था में होता है। तो स्थैतिक घर्षण में बॉडी किस अवस्था में होता है, तो कहना स्टैटिक घर्षण में बॉडी स्थिर अवस्था में होता है ना। सीमांत घर्षण की कंडीशन में बॉडी किस अवस्था में होता है, सर इसमें भी स्थिर अवस्था में होता है। जबकि अगर गतिज घर्षण की बात करते हैं तो इसमें बॉडी गति की अवस्था में होता है, इसमें बॉडी गति की अवस्था में होता है। सुनना है ना सर। गतिज घर्षण कितने तरह का होता है, सर गतिज घर्षण फिर से 2 तरह का होता है। गतिज घर्षण फिर से 2 तरह का होता है, कॉपी में नोट डाउन करते रहना कौन से 2 तरह का होता है। तो कहना गतिज घर्षण में सबसे पहला जो घर्षण आता है सर उसका नाम क्या होता है, सर उसका नाम होता है स्लाइडिंग फ्रैक्शन। गतिज घर्षण में
जो सबसे पहला घर्षण आता है उसे बोलते हैं स्लाइडिंग घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और दूसरा कौन सा होता है सर? दूसरा होता है रोलिंग घर्षण या रोलिंग फ्रिक्शन। तो गतिज घर्षण में मोशन दो तरह का होता है, एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग मतलब स्लाइड करना, है ना। देखो थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको समझ में आनी चाहिए। प्योर हिंदी और प्योर इंग्लिश में अगर हम पढ़ाएंगे तो आप दोनों को दिक्कत होगी, है ना, दोनों को दिक्कत होगी, यानी हिंदी वाले को भी दिक्कत होगी, इंग्लिश वाले को भी दिक्कत होगी। अब देखो, जैसे कि मैंने आपके सामने एक सतह बनाते दिखाई, मैंने आपके सामने एक सरफेस बनाते दिखाई, चेक कीजिए। तो मैंने आपके सामने एक सतह बनाते दिखाई और मैंने अगर आपसे कहा कि ये मान लीजिए कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, तो अगर ये बॉडी इस तरह से आगे स्लाइड करती है, अगर आगे स्लाइड करती है तो कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा सर? ये हो जाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये कौन सा हो जाएगा सर? ये हो जाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और ऐसे अगर ये घूमती है तो बताइए कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा? रोलिंग, है ना। तो ये डायग्राम स्लाइडिंग का, ये रोलिंग का। तुमसे कई बार एक क्वेश्चन और आता है कि स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन में कौन ज्यादा होता है। तो मेरे भाई आप मुझे ये बताओ, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में देखो इतना ज्यादा कांटेक्ट है, बहुत घर्षण है, और रोलिंग फ्रिक्शन में देखो सिर्फ जरा सा कांटेक्ट है, एकदम जरा सा। तो आप मुझे बताइए स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन में कौन ज्यादा है? तो साफ साफ पता चल रहा है कि गतिज घर्षण दो तरह के, स्लाइडिंग रोलिंग। लेकिन स्लाइडिंग में एरिया ज्यादा होने की वजह से, कॉन्टैक्ट ऑफ एरिया ज्यादा होने की वजह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन का जो मान होगा बच्चा वो रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का जो मान होगा वो तुम्हारा रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा। कॉपी में नोट डाउन करेंगे, कॉपी में ये पॉइंट नोट डाउन करेंगे। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मान रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक है। तो सीमांत घर्षण पहले स्थैतिक, सीमांत गतिज। ठीक है, इनको कॉपी में नोट डाउन करना। तीन तरह के घर्षण होते हैं। ओके, अब इन्हीं तीन को मुझे और अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो मैंने अभी बताया तीन तरह के घर्षण, एक स्टैटिक मतलब स्थैतिक घर्षण, दूसरा कौन सा बताया? दूसरा बताया लिमिटिंग यानी सीमांत घर्षण, और बताइए तीसरा कौन सा बताया सर? तीसरा बताया गतिज घर्षण यानी काइनेटिक, गतिज। ओके, मैं थोड़ा एक एक्सपेरिमेंट बताना चाहता हूं। अभी अभी देखो मैंने जो डायग्राम बनाया था, डायग्राम से देखो साफ साफ पता चल रहा था कि जो स्टैटिक घर्षण होता है वो 0 न्यूटन से शुरू हो सकता है और अधिकतम बताइए किस तक जा सकता है? तो अधिकतम जा सकता था या करो 20 न्यूटन तक, याद है ना, याद है 20 न्यूटन तक जा सकता था। बट ये 20 न्यूटन क्या होता है? तो 20 न्यूटन होता है अप्लाई किया गया, या यूं कहिए कि लॉक तोड़ने के लिए बल। तो मैं आपको पहले अब लॉक तोड़ने वाला बल बता दूं कितना होता है। तो उसके लिए ये वाला डायग्राम देखिए, इसमें मैं नीचे की ओर mg कर सकता हूं, ऊपर के लिए r कर सकता हूं, आगे के लिए f कर सकता हूं, और पीछे बताइए क्या कर सकता हूं? घर्षण बल। तो लॉक तोड़ने के लिए कितना बल चाहिए? तो कहना देखो सर लॉक तोड़ने के लिए मुझे उतना ही बल चाहिए जितना कि लिमिटिंग फ्रिक्शन था। याद करो, ये देखो लॉक तोड़ने के लिए मुझे उतना ही बल चाहिए जितना लिमिटिंग फ्रिक्शन था, 20 न्यूटन, है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन को मैंने कई बार बोला है आपको स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक घर्षण भी कह सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड कहीं ना कहीं स्टैटिक होता है। हालांकि स्टैटिक तो 0 से शुरू होता है, तो आप स्टैटिक का अधिकतम मान लो, है ना। तो एफएस निकालने के लिए आपको म्यू एस इंटू आर लगाना पड़ेगा। तो अगर आपने म्यू एस इंटू आर लगाया है तो याद रखना ये म्यू एस इंटू आर वह अधिकतम बल दे देता है जो लॉक तोड़ने के लिए पर्याप्त होता है। म्यू एस इंटू आर वह अधिकतम बल दे देता है जो लॉक तोड़ने के लिए पर्याप्त होता है। सर समझ में नहीं आया है, एक बार और थोड़ा समझा दीजिए, समझ में नहीं आया तो मैं इसको भी देखो समझा देता हूं, है ना। कायदे में देखिएगा। तो लॉक तोड़ने के लिए अब इसको कैसे समझना है ये भी आप देखिए, ध्यान से सुनना कायदे के साथ इसको भी। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि अगर म्यू एस का मान 0.1 होता फॉर एग्जाम्पल, और आर का मान जो है वो mg के बराबर होता है, सबको पता है r बराबर है mg, और m का मान 2 किलोग्राम होता, g की वैल्यू 10 होती, तो यहां से ये 20 r हो गया इंटू 20 कर दीजिए, तो फाइनली बताइए कितना हो गया? 2 न्यूटन आ गया।
2 न्यूटन आया, मतलब लॉट तोड़ने के लिए अधिकतम बल कितना चाहिए होगा, 2 न्यूटन इस कंडीशन में अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि लॉट तोड़ने के लिए जो अधिकतम बल होता है ना आपके लिए, वो अधिकतम बल कुछ और नहीं, वो अधिकतम बल आप निकालते हैं μs × r से, है ना। इसलिए बोलते हैं कि स्टैटिक घर्षण का मान 0 से लिमिटिंग फ्रैक्शन तक जाता है, और लिमिटिंग फ्रैक्शन कैसे निकालना है सर, वो निकालना है μs × r से। अगर मैं पूछूं कि लिमिटिंग फ्रैक्शन निकालना कैसे, तो μs × r से निकालना, सीधी सी बात है यार। ओके, तो ये बात आपको समझ में आई सर, ठीक है, स्टैटिक घर्षण समझ में आ गया। अब लिमिटिंग क्या होता है सर, लिमिटिंग में कुछ नहीं है, लिमिटिंग फ्रैक्शन उतना ही होता है जितना कि अभी आपने बताया, यानी μs × r। μs × r लगाइए, आपको पता चल जाएगा म्यू भी कितना है, μs भी दे देगा, r भी दे देगा, आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि लिमिटिंग फ्रैक्शन का मान कितना होगा, है ना। जबकि काइनेटिक फ्रैक्शन की बात करते हैं तो काइनेटिक फ्रैक्शन का मान हमेशा लिमिटिंग फ्रैक्शन से, हमेशा लिमिटिंग फ्रैक्शन, वाई एक्सिस में क्या ले लिया है सर, वाई एक्सिस में मैंने ले लिया है घर्षण बल का मान हमेशा लिमिटिंग फ्रैक्शन से, हमेशा लिमिटिंग फ्रैक्शन से कम होता है। मैंने यही तो बताया, लिमिटिंग फ्रैक्शन 20 न्यूटन आया था, याद कीजिए, और काइनेटिक फ्रैक्शन कितना आया था, तो कह सकते हैं काइनेटिक फ्रैक्शन थोड़ा सा कम आया था, वो जो मैंने अभी डायग्राम बनाए थे। बट निकालते कैसे, तो याद रखना, काइनेटिक फ्रैक्शन निकालने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है μk × r। काइनेटिक फ्रैक्शन में बस करना इतना होता है कि घर्षण गुणांक जो लेना है आपको, वो स्टैटिक वाला ना लेके गतिज वाला लेना है, हाँ गतिज वाला, और जबकि लिमिटिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए स्टैटिक वाला लेना है। कौन वाला, स्टैटिक। मैं फिर से आप लोगों को एक बार बता दूं, लिमिटिंग घर्षण और स्टैटिक घर्षण ये एक ही चीज होती है, ये एक ही चीज होती है। हालांकि एक्चुअल में स्टैटिक का मतलब होता है 0 से कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टैटिक का जो अधिकतम मान होता है वो भी एक प्रकार का स्टैटिक है, उसी को हम लिमिटिंग भी कह देते हैं, है ना। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि लिमिटिंग फ्रैक्शन μs × r, जो कि 20 न्यूटन आया था थोड़ी देर पहले, जिससे जो गतिज घर्षण होता है वो लिमिटिंग से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। अब इसी बात को हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है, ध्यान से सुनो, ग्राफ में वाई एक्सिस बना दिया, एक्स एक्सिस बना दिया। वाई एक्सिस में मैंने ले लिया है घर्षण बल, वाई एक्सिस में क्या ले लिया है सर, वाई एक्सिस में मैंने ले लिया है घर्षण बल, और एक्स एक्सिस में ले लिया हमने बाह्य बल। बाह्य बल का मतलब एक्सटर्नल फोर्स, जो भी आपका एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है ना। तो मेरे भाई एक बात बताइए सब लोग, अगर यहां पर मेरा शुरुआत में एक्सटर्नल फोर्स 0 था, थोड़ा डायग्राम देखते रहिएगा, ये जो मैंने देखो, बाह्य बल 0, घर्षण बल 0, बाह्य बल 5 न्यूटन, घर्षण बल 5 न्यूटन, बाह्य बल 10 न्यूटन, घर्षण बल 10 न्यूटन, दिखाई दे रहा ना। तो इसका मतलब पता है क्या है सर, इसका मतलब है बाह्य बल 0, घर्षण बल 0, बाह्य बल 5 न्यूटन, घर्षण बल 5 न्यूटन, बाह्य बल 10 न्यूटन, घर्षण बल 10 न्यूटन, बाह्य बल 20 न्यूटन, घर्षण बल 20 न्यूटन। अरे सर ये तो बराबर बढ़ रहा है, y बराबर x, और y बराबर x के लिए मेरे भाई ये लाइन जो है 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। फिर 20 न्यूटन पे पहुंचने के बाद, 20 न्यूटन पे पहुंचने के बाद ये तुम्हें मिलेगा लिमिटिंग फ्रैक्शन, या फिर आप इसको स्टैटिक भी बोलिए, मैंने अभी बताया। 20 न्यूटन पे पहुंचने के बाद यहां पर जो मिलेगा वो मिलेगा कौन सा सर, यहां पर मिलेगा मुझे स्टैटिक फ्रैक्शन, या फिर आप इसको लिमिटिंग बोलिए। फिर जैसे ही आप लगाए गए बल का मान 20 न्यूटन से, देखो ये 20 न्यूटन है, ये क्या है 20 न्यूटन, है ना। लेकिन जैसे 20 न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा करोड़ी बॉडी चलने लगती है, और जब बॉडी चलने लगती है तो देखो लॉक टूट जाते हैं, लॉक टूट जाएंगे मेरे भाई, तो घर्षण का मान थोड़ा सा कम हो जाता है, यहां से थोड़ा सा कम होगा, फिर कांस्टेंट हो जाता है ना। थोड़ा सा कम होने के बाद फिर कांस्टेंट होता है। तो याद रखना, थोड़ा सा कम होने के बाद जब ये कांस्टेंट हो जाता है सर, ये जो कहलाएगा ये तुम्हारा कहलाएगा गतिज घर्षण। कौन सा, गतिज। अब चाहो तो इसको पीछे भी बढ़ा के यहां भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चाहो तो यहां पे भी लिख दो, लेकिन यहां थोड़ा भद्दा लगेगा इसलिए मैं नहीं लिखता हूं यहां पर, है ना। तो ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन बॉडी की स्थिर वाली स्थिति हो गई। स्थिर स्थिति कहां से कहां तक है, मूल बिंदु O से लेकर A तक, ये स्थिर स्थिति है।
और आधे की स्थिति बताइए कैसी है, तो आधे की स्थिति है गति की स्थिति। क्लियर है? डायग्राम को देखकर हमेशा याद रखना ये एंगल 45, मतलब आप कह सकते हो कि स्थिर स्थिति में जैसे जैसे बल बढ़ाते घर्षण बल बढ़ता है, लेकिन थोड़ा और बल बढ़ाने की कोशिश करते घर्षण बल घट जाता है ना। तो यहां से डायग्राम से साफ साफ पता चल रहा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन का मान स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। एक तो ये काइनेटिक, ध्यान रखना, कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि जब बॉडी चल रही होती तो घर्षण ज्यादा होता, नहीं, चलते समय घर्षण थोड़ा सा कम हो जाता है। ओके, और इसी तरीके से गतिज घर्षण गुणांक का मान स्टैटिक घर्षण यानी स्थिति घर्षण गुणांक से भी कम होता है। ओके, ये दोनों पॉइंट आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं। पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों पॉइंट आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं, एटीआला कि गतिज घर्षण का मान गतिज घर्षण मान स्थैतिक घर्षण से कम होता है और गतिज घर्षण गुणांक का मान स्थैतिक घर्षण से भी कम होता है। गुणांक में भी गतिज वाला कम है ना। तो इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बड़ा कंफ्यूजन प्रश्न बनता है। फाइनली मैं आपको एक रिजल्ट बताता हूं, उस रिजल्ट को नोट डाउन करना। देखो रिजल्ट ये नोट डाउन करना कि स्थैतिक घर्षण सबसे ज्यादा होगा, स्थैतिक घर्षण सबसे ज्यादा होगा, उससे कम होगा स्लाइडिंग, और सबसे कम घर्षण होता है तुम्हारा रोलिंग। तो इन तीनों घर्षण में अगर आपसे कंपैरिजन पूछी जाए तो आपको बताना है कि इन तीनों घर्षण में बच्चा देखो ये कंपैरिजन है। ठीक है, तो यहां से मैंने घर्षण का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसका जो एडवांस वर्जन है घर्षण गुणांक क्या होता है, घर्षण एंगल क्या होता है, इन सब के बारे में, घर्षण के नियम क्या होते हैं, वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू very much.